नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर एकेडमिक क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो केमिस्ट्री की होगी। इससे पहले जो हमने कल इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हमने बताया था कि हम जो है केमिस्ट्री के बैच को यहाँ पर जो है शुभारंभ कर रहे हैं, केमिस्ट्री की पाठशाला फॉर 2026 एंड 2027 के लिए। ठीक, ये जो प्लेलिस्ट होगी ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो शुभारंभ है। आज हम अपने 12th के पहले चैप्टर जिसका नाम है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन, उसको प्रारंभ करने चल रहे हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे बिलियन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, बिलियन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट में हम जानेंगे बिलियन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आज की इस क्लास में इन तीनों जो है फंडामेंटल्स जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने YouTube के हमारे इस थंबनेल में देखा होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, सरल से सरल भाषा में आपको इस चैप्टर की हम जो है बारीकियों को समझाएंगे। चाहे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो या बिहार बोर्ड के हो या MP बोर्ड के हो, प्रत्येक विद्यार्थी हमारे इस लेक्चर के साथ जुड़ सकता है और अपने 12th की केमिस्ट्री को जो है थ्रू आउट सिलेबस को यहाँ पर कवर कर सकता है। ठीक, तो चलिए बिना देर किए हुए जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और हम और बता देना चाहेंगे कि हम यहाँ पर केमिस्ट्री की जो बुक फॉलो करेंगे ये NCERT की होगी। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि रसायन विज्ञान कक्षा 12 की है, डॉक्टर RP सिंह, NCERT बेस्ड है। अभी जो सिलेबस लागू हुआ है ज्यादातर बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड्स में, जैसे यूपी बोर्ड, MP बोर्ड या बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें लगभग जो है NCERT के सिलेबस को लागू कर दिया गया है। लेकिन ये जो क्लास है इसमें पूरा सिलेबस जो इस बुक में है वो NCERT बेस्ड ही है। ठीक है, लेकिन अब जो बुक यहाँ आ रही हैं उसमें जो है कुछ चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये बुक जो है मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसमें चीजों को बड़ी ही जो है सरल से सरल शब्दों में, सरल भाषा में समझाया गया है और आवश्यकता अनुसार चीजों को ही लिखा गया है, ज्यादा एडिशनल चीजों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस किताब को फॉलो करते हुए सरल से सरल भाषा में चीजों को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री का जैसा कि जानते हैं कि हमारा पहला चैप्टर क्या है, बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। ये हमारा जो है 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, 12th की जो केमिस्ट्री है उसका ये पहला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। तो ये पहला चैप्टर है। ठीक, बिलियन। तो बिलियन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि मिश्रण क्या होता है। क्या जानेंगे? मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, उसको पहले हम जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जो है अपनी हैंड राइटिंग में चीजों को, परिभाषाओं को यहाँ पे लिखाएंगे। ठीक है, समझाएंगे। बाद बाकी बच्चे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में क्लास को पूरा देख लेने के पश्चात अपने खुद के बने हुए नोट्स में आप स्वयं बैठ के लिखेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, तो बिलियन को जानने से पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है, देखें मिश्रण, यहाँ पे हम चीजों को समझाते हुए भी चलेंगे और साथ ही साथ जो है लिखते हुए भी चलेंगे। ठीक, तो पहले हम यहाँ पे जानेंगे मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। इंग्लिश में इसको हम मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर। तो ये हमारी पहली हेडिंग है। तो देखो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो प्राप्त हुए पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। आई बात समझ? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला दें, किसी भी रेशियो में मिला दें, तो प्राप्त हुए पदार्थ को क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। ठीक है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप एक गिलास पानी ले लें, एक गिलास वाटर ले लें और उस एक गिलास वाटर में आप पहले 1 चम्मच चीनी डालें। ठीक, तो भी हमारा क्या बन गया? एक मिश्रण बन गया। दो पदार्थों को हमने आपस में मिलाया। भाई वाटर लिया, वाटर भी अपने आप में एक पदार्थ है।
पदार्थ की द्रवीय अवस्था में है, और उसमें 1 चम्मच हमने चीनी को घोला, और जो चीनी है वो पदार्थ की ठोस अवस्था में है, तो दो पदार्थों को हमने आपस में मिला दिया, क्या बन गया, मिश्रण बन गया। ठीक, फिर उसी गिलास में हमने 1 चम्मच की जगह अब 2 चम्मच को डाली, मतलब 2 चम्मच चीनी को घोला, तो वो भी हमारा मिश्रण बन गया। अब उसी की जगह हमने 3 चम्मच जो है चीनी डाली, तो वो भी मिश्रण बन गया। तो मिश्रण जो है प्रत्येक केस में बन रहा है, चाहे उसमें हम जो है 1 चम्मच चीनी डालें, चाहे 2 चम्मच डालें या 3 चम्मच डालें, तीनों ही केस में क्या बन रहा है, मिश्रण बन रहा है। आई बात समझ में? तो कहने मतलब ये है कि किसी भी अनुपात में हमने मिला दिया, यहाँ हमने कोई रेशियो नहीं लिया है कि वाटर हमने इतना ले लिया और हमने चीनी इतने लिए, तब हमने उसको आपस में मिलाया तो हमने कहा ये मिश्रण तभी बनेगा, ऐसा नहीं। किसी भी अनुपात में जब हम मिला देंगे तो हमारा मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है। देखें क्या इसको कैसे लिखेंगे, परिभाषा इसकी बहुत ही सरल है। देखें जब दो या दो से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, आपस में किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। लिख सकते हैं हमारे साथ साथ, जो बच्चे लिखना चाहें साथ ही साथ, तो वो साथ साथ भी लिख सकते हैं। किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो प्राप्त पदार्थ को, या केवल प्राप्त लिख सकते हैं, प्राप्त पदार्थ को, भाई वो भी तो पदार्थों का एक वो बन गया, ठीक है, उसमें एक से ज्यादा पदार्थ आ गए, तो प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, मिक्सचर कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गई, ये मिश्रण की परिभाषा हो गई कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे आप क्या करें कि पानी ले लें, ठीक है, पानी ले लें और पानी में आप क्या करें, चीनी घोल दें। पानी में आप क्या करें, चीनी घोल दें, तो क्या मिल जाएगा, मिश्रण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मिश्रण मिल जाएगा। अच्छा, किसी भी अनुपात में वो हमने बता दिया है, जैसे इस पानी में हम जैसे मान के चले यहाँ पे 100 ml हम ले लें वाटर, ठीक, और चीनी यहाँ पे पहले मान के चलो हम यहाँ पे चाहे 10 ग्राम चीनी मिलाएं, चाहे यहाँ पे 20 ग्राम चीनी मिलाएं, चाहे हम यहाँ पर 30 ग्राम चीनी मिलाएं, ठीक है, तो तीनों ही केस में हमको क्या प्राप्त होगा, मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, चाहे हम 10 ग्राम मिलाएं, चाहे 20 ग्राम मिलाएं, चाहे 30 ग्राम मिलाएं, तीनों ही केस में हमें मिश्रण प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अनुपात नहीं होगा, कोई रेशियो नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर वाटर की मात्रा को भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे 100 की जगह हम 150 ml ले लें या 200 ml ले लें, कुल मिला के मिलेगा हमको मिश्रण ही मिलेगा। ठीक है, चलें। अच्छा, तो ये हमारी हो गई मिश्रण की परिभाषा। अब इसको सेलेक्ट करके हम साइड वाइज ऊपर लगाए देते हैं। देखें, तो ये हमारी क्या हो गई, मिश्रण की परिभाषा हो गई। ठीक, चलें। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्रण हो गया। अब देखो अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। अगली हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे, मिश्रण के प्रकार। तो देखें भाई, दूसरी हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे, मिश्रण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर।
क्लास 9th में बच्चों ने पढ़ा होगा, जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो अगर उन्होंने 9th में सही से पढ़ाई की है तो मिक्सचर के बारे में ये बातें बताई गई होंगी, ठीक है। अदरवाइज नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम उसको सही से समझाए दे रहे हैं। तो देखो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला इसमें होता है, हम लिखेंगे ए करके इसमें लिखेंगे। पहला इसमें मिश्रण होता है समांगी मिश्रण। पहला कौन सा होता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम इंग्लिश में कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। शॉर्ट में दूसरा देखें, दूसरा क्या होता है पहले लिख दें, उसके बाद हम चीजों को समझा देंगे। दूसरा देखें, दूसरा क्या है? विषमांगी मिश्रण। दूसरा कौन सा है? विषमांगी मिश्रण। इसको कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया, ठीक। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं। इसके अंदर देखें, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण ये कहते हैं कि जब मिश्रण में सभी घटकों का संगठन एक जैसा हो। मिश्रण के सभी घटकों का संगठन एक जैसा हो और तैयार किए गए मिश्रण में घटकों को अलग अलग देखा ना जा सके, तो ऐसा जो मिश्रण होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक। इसको उदाहरण से अभी समझेंगे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें घोले गए पदार्थों का संगठन अलग अलग हो और उन पदार्थों को बाहर से आसानी से देखा जा सके, यानी कि उनका जो संगठन होगा वो कैसा होगा? वो अलग अलग होगा। जैसे मान के चले एक गिलास आपने ले लिया, ठीक है। एक चित्र यहाँ पे बनाना चाहेंगे। एक गिलास आपने ले लिया और इसमें आपने वाटर भरा, ठीक। इस वाटर में आपने जो है चीनी ऐड की। इस वाटर में आपने चीनी ऐड की, ठीक। तो ये एक गिलास हो गया हमारा, ठीक है, ए वाला, ठीक। दूसरा वाला देखें, दूसरा वाला जैसे हमने ले लिया दूसरा, ठीक है, गिलास बी ले लिया हमने। इसमें भी क्या है? इसमें भी वही वाटर है, पानी है, ठीक है, इसमें पानी है। इसमें हमने ऐड कर दी थोड़ी सी मिट्टी। मिट्टी ऐड कर दी या रेत मान लो, बालू मान लो, ठीक है, बालू के कण इसमें ऐड कर दिए, कुछ भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक। तो अब यहाँ से समझो इसी से निकल आएगा, जब हम पानी में चीनी को घोलेंगे तो चीनी जो होगी पानी में भली भांति अच्छे से घुल जाएगी। हालांकि थोड़ा उसको चलाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, ये घुल जाएगी। तो इस प्रकार जो मिश्रण बनेगा उसको कहेंगे समांगी मिश्रण, ठीक। और यहाँ पे मिट्टी या बालू को जब हम पानी में घोलेंगे तो चलाने पर हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ मिट्टी या बालू के कण पानी में घुल गए, लेकिन वास्तव में वो कण उस पानी में नहीं घुले। क्यों? क्योंकि कुछ समय पश्चात जब उस गिलास को हम स्टैंड बाई रख देंगे तो वो मिट्टी या बालू के कण नीचे आ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, यहाँ पर आके जो है जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो आके जमा हो जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो मिश्रण बना है वो विषमांगी मिश्रण है, और यहाँ पे कैसा बना है? समांगी मिश्रण है। तो चीजों को उदाहरण से समझे, डायग्राम से समझे, चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे कैसा बन गया? समांगी। यहाँ पे हमारा कैसा बना हुआ है? समांगी मिश्रण तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मिश्रण प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? समांगी प्राप्त होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर समांगी मिश्रण मिलेगा और यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा विषमांगी मिश्रण, ठीक है, यहाँ पर विषमांगी मिश्रण मिलेगा। अच्छा, समांगी मिश्रण में क्या होगा? समांगी मिश्रण में हम घुलित पदार्थों को आपस में एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे, सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। क्या आप चीनी को पानी से अलग कर सकते हैं? क्या अगर हम चीनी की जगह नमक ले लें तो क्या नमक को चीनी पानी से अलग किया जा सकता है? नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी या बालू के कणों को पानी से अलग किया जा सकता है, ठीक। अच्छा, ये यहाँ पर जो एक तरीके का सॉल्यूशन बनेगा, शरबत बनेगा टाइप का, तो उसमें क्या हमें चीनी के कण और पानी के कण अलग अलग दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे।
लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई देंगे जब उसको स्टैंड बाई रख देंगे तो मिट्टी या बालू के कण नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर ऊपर रहेगा। तो पानी हमें ऊपर दिखेगा, मिट्टी और बालू पर नीचे दिखेंगे, तो हमें ये दिख रहे हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे जो है, जो पूरा जो बनेगा मिश्रण, उसमें सभी जगह संगठन एक जैसा होगा। संगठन कैसा होगा? एक जैसा होगा। लेकिन यहाँ पर संगठन एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय पश्चात ऊपर नीचे बैठते चले जाएंगे। तो नीचे नीचे हमको मिलेंगे मिट्टी या बालू के कण, ऊपर ऊपर पानी के कण। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये हमारा समांगी मिश्रण है और ये हमारा विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, ये हमने चित्र सहित जो है अच्छे से समझा दिया है। ठीक, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, किसे समांगी कहते हैं, किसे विषमांगी कहते हैं, वो भी हमने बता दिया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप सुन के जो है लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम कहेंगे कि ये जो हमारा समांगी मिश्रण है, इसी को हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही विलयन कहते हैं। ठीक है, यहीं पे हम आ गए, विलयन हमारा चैप्टर है, तो इसीलिए हमने कहा था कि सबसे पहले विलयन को पढ़ने से पहले मिश्रण को पढ़ेंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक, यानी कि समांगी मिश्रण का दूसरा नाम है विलयन, या विलयन समांगी मिश्रण का पर्यायवाची है। ठीक है, ऐसे समझे। विषमांगी मिश्रण अलग है, समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बताया आपको, जो है मिश्रण के बारे में बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाली फाइल हम सेव करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीन कैप्चर। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखें दूसरी स्लाइड में। तो अब हम जानेंगे विलयन, यानी कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन की परिभाषा अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कि विलयन हम किसे कहें। देखो, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। देखें, ठीक, विलयन देखें, विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन कहते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण को। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आई बात समझ में? अब चीज सब बातें जो है सही से समझ में आ रही होंगी। विलयन कहते हैं यानी कि सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के पश्चात उनका समांगी मिश्रण तैयार करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक, अच्छा, विलयन जो होता है, विलयन में क्या होता है? सभी घटकों का जो संगठन होता है, हमने क्या बताया? एक जैसा होता है। तो इसकी हम जो है यहाँ पर एक नोट करके एक विशेषता लिखना चाहेंगे। क्या विशेषता लिखेंगे? कि विलयन में सभी तुम्हारे सभी स्थानों पर या सभी संघटकों का संगठन। ठीक है, इस बात को अभी हम समझाएंगे। विलयन में सभी संगठकों का संगठन, मतलब सभी स्थानों पर या पूरे विलयन में, यहाँ पे हम पूरे विलयन लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। संगठन संपूर्ण विलयन में, ठीक है, संपूर्ण विलयन में, संपूर्ण विलयन में एक जैसा होता है। कैसा होता है? एक जैसा होता है। देखें, अब इस बात को उदाहरण से समझें। जैसे हमने क्या किया
कि हमने यहाँ पर एक गिलास जो है लिया, ठीक है, और उस गिलास में हमने वाटर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें जो है वाटर ले लिया और इस वाटर में हमने क्या लाके घोली, चीनी या नमक, कुछ भी घोलना चाहो, ठीक है, या कोई रस वगैरह, या मान के चलो नींबू कोई लाके हमने यहाँ पे निचोड़ दिया। तो हमने चीनी, नमक या नींबू जो भी निचोड़ा, और निचोड़ के हमने एक विलेन तैयार कर लिया, होमोजेनियस सॉल्यूशन मिश्रण तैयार कर लिया। तो जो विलयन बनेगा उसका सभी स्थानों पर, यानी कि संपूर्ण विलयन में संगठन एक जैसा होगा, ठीक है। यानी कि चीनी जब इसमें पूर्ण रूप से घुल जाएगी तो आप चीनी चाहे यहाँ से देखें, यहाँ का संगठन लें, चाहे यहाँ का लें, चाहे तरीका लें, अगर भली भांति चीनी उसमें घुल गई है तो सभी स्थानों का संगठन एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमने शरबत बनाया है तो उसको हमने भली भांति घोल लिया, अब ऊपर पी रहे तो वो थोड़ा जो है कम मीठा लग रहा है, बीच में पिया तो ज्यादा मीठा लग रहा है, बिल्कुल जो है मतलब तली वाला जाके पिया तो वो और ज्यादा मीठा लग रहा है। तो ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये संगठन एक जैसा नहीं होता है, ये संगठन एक जैसा नहीं होता है। तो इस बात को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। भाई हमने लिखा है कि विलयन में सभी संगठकों का संगठन, संगठक का मतलब जिससे मिलकर ये विलयन बना है, इसके दो घटक होते हैं, विलय तथा विलायक, अभी बताएंगे। तो सभी संगठकों का संगठन संपूर्ण विलयन में एक जैसा होता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। चले अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर करते हैं। देखें तो ये हो गया, ठीक। उसके बाद आ जाए हम समानता जो है विलयन के घटकों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि विलयन में सामान्यतः दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। तो जो विलयन दो घटकों से मिलकर बने होते हैं उनको द्विअंगी विलयन कहते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर एक बात हम और लिखेंगे नोट करके, यहाँ पर नोट करके एक बात लिखाएंगे, ठीक, कि सामान्यतः विलयन दो घटकों से मिलकर बने होते हैं। देखें सामान्यतः विलयन दो घटकों से मिलकर बने होते हैं, दो घटकों से मिलकर बने होते हैं। दो घटकों से जब मिलकर बने होते हैं तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो इसे द्विअंगी क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन, ठीक है, द्विअंगी विलयन। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। इंग्लिश भी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन इसको कहेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन को शॉर्ट में SOL डॉट, ठीक। तो द्विअंगी जो है विलयन कहते हैं, ठीक ठीक। किंतु यदि दो से ज्यादा है, किंतु यदि घटक दो से अधिक है, किंतु यदि घटक तीन है, ठीक है, जनरली जो है तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं, किंतु यदि घटक तीन है तो इसे क्या कहते हैं? त्रिअंगी। क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन। इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन, SOL डॉट कहते हैं। तो समानता विलयन में दो घटक होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें जो है विलयन तीन घटकों से मिलकर बना है, जैसे हमने एक पानी में जैसे पानी लिया, उसमें चीनी घोली तो दो घटक हो गए, एक पानी हो गया, एक चीनी हो गया, तो ये हो गया द्विअंगी। अब उसी में हम थोड़ा जो है नींबू का रस डाल दें तो नींबू का रस हो गया, चीनी हो गई, पानी हो गया, तीन घटक हो गए, तो उसको त्रिअंगी विलयन कहेंगे। सामान्यतः तीन अंगी विलयन ही त्रिअंगी विलयन ही बनते हैं, ठीक। इससे ऊपर भी बन सकते हैं। अब हमारे कोर्स में बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी। 12th के सिलेबस में हम पढ़ेंगे, जितने भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे विलयन से रिलेटेड, वो सब द्विअंगी विलयन के लिए होगा, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए
होगा। ठीक, चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हम जो है सेव कर लें। देखें, चलें अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि बिलियन के, अब हम अगली हेडिंग ये जानेंगे कि बिलियन के घटक कौन कौन से होते हैं, बिलियन के घटक। तो देखें जरा, अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी, उसको हम जानेंगे बिलियन के घटक। अगली हेडिंग डालें बिलियन के घटक। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो देखो बिलियन जो होते हैं वो दो घटकों से मिलकर बने होते हैं। कितने घटक से मिलकर बने होते हैं? दो। बिलियन दो घटकों से मिलकर बने होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, दो घटकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे, थोड़ा मतलब जो है थोड़ा शॉर्ट करके लिखने का प्रयास करेंगे, इससे समय थोड़ा बचेगा। तो बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है। ठीक, जैसे दो घटक वो कौन कौन से हैं? जैसे एक होता है विलायक। ये क्या होता है? विलायक। देखें, एक होता है विलायक, विलायक, और एक होता है विलेय। ठीक, बच्चे जानते होंगे, जो भी बच्चे जुड़े हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो विलायक और विलेय के बारे में जानते होंगे। अच्छा, विलायक को इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और विलेय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं लेकिन साथ साथ कुछ इंग्लिश के बारे में भी, टर्म को इंग्लिश में भी जानने का प्रयास करें। इंग्लिश से घबराएं नहीं, इंग्लिश से डरे नहीं। ठीक है, तो बाद में यही इंग्लिश जो है हमारी कमजोरी बन जाती है। किसी एग्जाम को हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ इंग्लिश हमारी अगर कमजोर है, वीक है, बाद बाकी हमारे सब्जेक्ट अगर सही हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? कमजोरी बन जाती है। और उसी की वजह से हम वो मतलब उसकी प्रिपरेशन वगैरह या उस फील्ड में आगे नहीं जा पाते हैं। तो विलायक और विलेय मिलकर क्या बनता है? बिलियन बनता है। क्या बनता है? बिलियन। बिलियन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिलियन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक, तो बिलियन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, अच्छा जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे अभी हमने एक बिलियन ही तैयार किया था। विलायक क्या होता है? जैसे यहाँ पर हमने लिया जल यानी कि वाटर, और जल में हमने घोल दी चीनी। जल में हमने क्या घोल दी? चीनी। तो इस तरीके से हमारा जो बना, यानी उसको हम शरबत माने ले रहे हैं। क्या माने ले रहे हैं? शरबत। तो शरबत जो हमारा बना वो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ठीक, यानी कि जल जो है यहाँ पर विलायक की तरह काम कर रहा है और चीनी यहाँ पर विलेय की तरह काम कर रही। और इस प्रकार इन दोनों को जब मिला दिया गया तो जो समांगी मिश्रण बना उसको हमने विलयन कह दिया। ठीक, अच्छा एक बात ये ध्यान रखें कि जो विलायक होता है, विलायक को हम कैसे परिभाषित करें? तो इसको हम लिखेंगे नहीं, केवल हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, बच्चे इस बात को जो है अपनी नोट्स में लिख लें, वीडियो को पॉज करके। तो एक बार फिर बता देते हैं, विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक, और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलायक होगा वो कैसा होगा? अधिक मात्रा में। कैसा होगा? अधिक मात्रा में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, लार्ज अमाउंट में होगा। और यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा? कम मात्रा में होगा। कैसा होगा? कम मात्रा में। तो इनको इस तरीके से परिभाषित कर देते हैं कि विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में उसे विलायक, जो कम मात्रा में उसे विलेय कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये दो हमारे क्या हो गए? दो घटक हो गए विलयन के। ठीक है, चलें अच्छा, तो ये हमारे दो घटक हो गए। ठीक है, इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे, मतलब इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे तो वो हमने आपको बता ही दिया। कॉपी में, नोट्स में जो है उसको लिख लें।
अरे क्या दिक्कत हो गई इसमें। देखें तो ये क्या हो गए, बिलियन के घटक हो गए कि बिलियन जो है दो घटकों से मिलकर बना है। चलें अच्छा इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें चलो अच्छा इसको बाद में सेव कर लेंगे। देखें तो बिलियन के ये हमारे क्या हो गए, घटक हो गए। बिलियन के घटकों के बारे में हमने जाना। ठीक, अब हम जानेंगे बिलियन के गुण। किसके बारे में जानेंगे, बिलियन के गुणों के बारे में यहाँ पे हम कुछ जानेंगे। तीसरी हेडिंग यहाँ पर हम डालेंगे बिलियन के गुण। एक बिलियन के क्या क्या गुण होते हैं, बिलियन के गुण शॉर्ट में लिखेंगे, बाद बाकी जो है बच्चे जो है अपने हिसाब से वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। तो इसके क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, बिलियन के गुण देखें। बिलियन क्या होता है, बिलियन अपने आप में एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, यह एक समांगी मिश्रण है, जैसा कि हमने बताया यह एक समांगी मिश्रण है। ये बिलियन की विशेषता है कि बिलियन जो है अपने आप में एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक, दूसरी बात क्या लिखेंगे, हमने बताया कि सभी संपूर्ण बिलियन में संघटकों का संगठन एक जैसा होता है, यानी कि बिलियन में, इसको ऐसे लिखेंगे, बिलियन में, ठीक है, घटक, बिलियन में सभी संघटकों का संगठन, सभी संघटकों का संगठन एक जैसा होता है। कैसा होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, मतलब संपूर्ण बिलियन में उसका जो संगठन होता है वो कैसा होता है, एक जैसा होता है। ठीक, तीसरी हेडिंग देखें, बिलियन में विलय के कणों का आकार, ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड डेटा है। विलय के कणों का आकार ध्यान रखें, विलय के कणों का आकार, विलय के कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 के बीच होता है। ठीक है, 8 के बीच होता है। तो एक तो इनकी विशेषता ये हो गई। ठीक, तो ये तीन विशेषताएं हो गई जनरली इनकी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, तीन विशेषताएं हो गई। ठीक, यही तीन विशेषताएं याद रखें कि यह एक समांगी मिश्रण है, बिलियन में सभी संघटकों का संगठन एक जैसा होता है, बिलियन में विलय के कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 के बीच होता है। ठीक, तो ये बिलियन की क्या हो गई, मुख्य विशेषताएं हो गई। वैसे विशेषताएं तो और भी हैं, लेकिन लिखना चाहें तो एक और लिखने विशेषता, क्या लिखेंगे कि बिलियन में घटकों को एक दूसरे से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। बिलियन में जो भी उसके संगठक घटक हैं, क्या उनको हम अलग कर सकते हैं? क्या हम चीनी को शरबत से अलग कर सकते हैं? क्या हम नमक के सॉल्यूशन में पानी में घोल कर तैयार किया उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक गिलास पानी में नींबू का रस निचोड़ दें तो क्या नींबू के रस को उस पानी से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो हम लिखेंगे कि बिलियन के घटकों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। बिलियन के घटकों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो एक तो हमारी जो है क्या हो गई, ये विशेषता हो गई। तो बिलियन के ये गुण हो गए या बिलियन की ये विशेषताएं हो गई। ठीक है, इन विशेषताओं को आप याद रखें। ठीक है, बाई चांस ये भी पूछ देते हैं। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है, केवल बिलियन के बारे में ही हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बिलियन की विशेषताओं को हम यहाँ पे पढ़ते नहीं। ठीक है, तो बिलियन की विशेषताओं के बारे में भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गई हमारे बिलियन की विशेषताएं। ठीक,
अब हम आते हैं सीधे विलेनों के प्रकार पे, ठीक है। विलेनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, चलें अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखें विलेनों के प्रकार, अगली शायद चौथी हेडिंग पड़ेगी, चौथी हेडिंग पड़ेगी विलेनों के प्रकार। देखें भाई विलेनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो विलेन कई प्रकार के हो सकते हैं कई आधारों पर, ठीक है, कई आधारों पर। पहला आधार ये है कि विलेन सामान्यतः जो है 3 आधारों पर इनको बांटा गया है। तो विलेन को कई आधारों पर डिवाइड किया गया है। जैसे पहला जो है सांद्रता के आधार पर, ठीक है, विलेन की सांद्रता के आधार पर कि विलेन हमारा तनु है या सांद्र है, संतृप्त है या अति संतृप्त है, ठीक है, या असंतृप्त है। तो इसमें यह है कि विलेय तथा विलायक की सांद्रता के आधार पर। तो पहली हेडिंग डालेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर, ठीक है, इसको हम कहेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विलेय की मात्रा के आधार पर। दूसरा हम एक आधार करेंगे इसको डिवाइड करने का विलायक की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, यानी कि विलायक की प्रकृति कैसी है, विलायक की प्रकृति यानी कि विलायक की अवस्था, विलायक पदार्थ की किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, द्रव में है या गैस में है। तो विलायक की अवस्था के आधार पर, ठीक है, अवस्था के आधार पर देखें। और तीसरा हम जो इसका आधार है वो है विलेय तथा विलायक दोनों की अवस्था के आधार पर, ठीक है, विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक दोनों की अवस्था के आधार पर, ठीक। तो ये 3 आधारों पर हम क्या पढ़ेंगे, विलेनों के प्रकार पढ़ेंगे। पहला हम आधार पढ़ेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर पहला हम पढ़ेंगे, ठीक। देखें विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर देखें, पहला हम देखेंगे। तो इस आधार पर पहली हेडिंग डालें विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, ठीक। इस आधार पर हमारे 3-5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जनरली। तो पहला हम लिखेंगे तनु विलयन, तनु विलयन, पहला हम लिखेंगे तनु विलयन, ठीक है। इसको साथ साथ जो है समझाते हुए चलेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखवाते हुए भी चलेंगे, ठीक। अच्छा, तनु विलयन को हम जो है इंग्लिश में कहते हैं, तनु विलयन को हम इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखें, डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको ध्यान रखें, ठीक। दूसरा देखें, दूसरा हमारा होता है सांद्र विलयन। दूसरा कौन सा होता है, सांद्र विलयन। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको ध्यान रखें, ठीक। इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। देखो इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान के चलो हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 गिलास या 2 जार हमने लिए, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक। इसमें भी पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें भी पानी भरा हुआ है, लगभग सेम अमाउंट में हमने पानी ले रखा है, ठीक है। इसमें हमने डाली 10 ग्राम चीनी, ठीक। इसमें हमने जो शुगर डाली है, जो चीनी डाली है, वो कितनी डाली है, 10 ग्राम, और इसमें हमने डाल दी 20 ग्राम चीनी, ठीक है, 20 ग्राम हमने इसमें क्या डाल दी, शुगर डाल दी,
ठीक, सॉल्यूशन ये भी बनेगा, सॉल्यूशन ये भी बनेगा, ठीक। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होगा? इन दोनों में अंतर ये होगा, सर अगर आपसे पूछे, बच्चों से पूछा जाए कि अंतर बताएं, तो बच्चे कॉमन सेंस लगा कहेंगे कि सर सॉल्यूशन ये भी है, सॉल्यूशन ये भी है, लेकिन इसमें चीनी कम है, उसमें चीनी ज्यादा है, वाटर कंटेंट दोनों में सेम दे रखा है, तो इसमें चीनी कम है, इसमें चीनी ज्यादा है। जिसमें चीनी कम है उस विलयन को कहेंगे तनु विलयन। क्या कहेंगे? तनु विलयन। और जिसमें चीनी ज्यादा है उसको हम कहेंगे सांद्र विलयन। आई बात समझ में? तो तनु और सांद्र का मतलब ये होता है विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है। मात्रा कितनी? भाई मात्रा के आधार पे तो पढ़ रहे हैं, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पे। तो जिसमें कम मात्रा होगी उसको हम तनु विलयन कह देंगे, जिसमें अधिक मात्रा होगी उसको हम सांद्र विलयन कह देंगे। अच्छा, ये दोनों जो है तुलनात्मक हैं। कैसे है? तुलना करेंगे तब बताएंगे। अब जैसे मान के चलो अभी हम गिलास ए ले ले, बी को हम छिपा लें, हमने बी लिया ही नहीं और हमने ए में 10 ग्राम चीनी घोल ली, आपसे कहा कि बताओ ये हमारा जो विलयन बना है ये तनु बना है, ये सांद्र बना है, तो क्या आप बता पाएंगे कि ये तनु है या सांद्र है? नहीं बता पाएंगे। भाई तुलना करेंगे ना, तुलना के आधार पे तो कहेंगे कि ये जो है तनु है, ये सांद्र है। जैसे यहाँ पर हम क्या करें, एक ऐसी लाइन खींचें, ठीक, और आपसे कहेंगे बताओ ये छोटी लाइन है या बड़ी लाइन है, तो आप क्या इसको बता पाओगे छोटी है बड़ी है? अगर कोई बच्चा छोटी कहेगा तो उसके मन में बड़ी लाइन पहले से आ रही होगी, तो इसकी इससे बड़ी भी होती है, ठीक है। या अगर कोई इसको बड़ी बताएगा तो उसके मस्तिष्क में छोटी लाइन होगी। तो अगर हम जैसे अब यहाँ पे 2 लाइनें दे दी ऐसे करके, कहें आप बताओ, तो आप कह देंगे कि ऊपर वाली छोटी लाइन है, नीचे वाली बड़ी लाइन है, ठीक है। इसी प्रकार से जिसमें कम विलेय है वो हमारा तनु विलयन है, और जिसमें अधिक विलेय पदार्थ घुला है वो हमारा सांद्र विलयन है, ठीक है। इसको परिभाषित कैसे करते हैं? यानी कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की कम मात्रा घुली हो, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं, ठीक। इस बात को लिख लें, नोट डाउन कर लेना। सांद्र विलयन को कैसे परिभाषित करेंगे? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक घुली हो, अधिक मात्रा में घुली हो, तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई, दोनों को परिभाषित करने का, डिफाइन करने का तरीका हो गया, ठीक। तीसरी हेडिंग अब हम देखते हैं, थोड़ा तीसरी हेडिंग देखें। तीसरी हेडिंग देखें, तीसरी हेडिंग इसको थोड़ा शॉर्ट करके, क्या हो गया, सी मिट गया क्या? ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। चलें, अच्छा देखें विलेय, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप देखें, अब हमारा तीसरा टाइप क्या है? तीसरे टाइप को देखें। तीसरा टाइप हमारा जो होगा वो होगा संतृप्त विलयन। क्या होगा? संतृप्त विलयन। तो देखें जरा, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? संतृप्त विलयन, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन को कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको कहते हैं, ठीक। चलें, अच्छा, संतृप्त विलयन। चौथा देखते हैं हम, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन को समझते हैं कि असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसको समझे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इन दोनों को कैसे समझे? जैसे हमने तनु को सांद्र को साथ साथ पढ़ा, वैसे हम संतृप्त को असंतृप्त को साथ साथ पढ़ेंगे। देखो, संतृप्त विलयन को ऐसे समझें, जैसे हम क्या करें, कोई भी एक गिलास ले लें, एक गिलास में एक पानी ले लें, अमाउंट में 100 ml 200 ml। अब उसमें हम 1 चम्मच चीनी घोलें, घुल जाएगी। 2 चम्मच चीनी घोलें, घुल जाएगी। 3 चम्मच चीनी घोलें, घुल जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि उस गिलास के पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगी। उस गिलास के पानी में चीनी नहीं घुलेगी, फिर चाहे आप उसको कितना भी चलाते रहें। आप उसमें 4 चम्मच डालें, 5 चम्मच डालें, उसको घोलेंगे, लेकिन नहीं घुलेगी। वो चीनी सब जाके नीचे तली में उसकी जो है बैठती चली जाएगी। तो जब किसी विलयन में कोई, जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घुलना बंद कर दे,
कोई घुलना पदार्थ बंद कर दे तो इस प्रकार जो विलयन तैयार होगा उसी को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। आई बात समझ में? भाई कोई भी हमने विलायक में हम जैसे कोई विलेय पदार्थ बोल रहे हैं तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब वो विलेय पदार्थ उस विलायक में घुलना ही बंद हो जाएगा, उसमें घुलेगा ही नहीं, ठीक है, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लें। तो इस प्रकार जो हमारा विलयन प्राप्त हो जाएगा उसको हम संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कि वह विलयन या ऐसा विलयन जिसमें अधिकतम मात्रा में विलेय पदार्थ को घोला जा सके, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता है, यानी कि और उससे अधिक हम विलेय पदार्थ को नहीं घोल पाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, कॉपी में इसकी परिभाषा को नोट डाउन कर लें। अगला देखें असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त जो है विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक में घोली जा सके, ठीक है, तो वो हो गया संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब ये हो गया कि संतृप्त विलयन में जितना विलायक घुला है उससे कम मात्रा में विलायक घुला है, उससे कम मात्रा में विलायक है, तो वो असंतृप्त है। ठीक, समझ पा रहे हो बात को? तो असंतृप्त विलयन जो है, तब तक कोई विलयन असंतृप्त होता है जब तक कि उसमें विलेय पदार्थ घुलना बंद ना कर दे। एक चम्मच डाल दिया, अभी भी विलयन बन गया लेकिन वो विलयन असंतृप्त है। 2 चम्मच चीनी डाल दी, विलयन बन गया लेकिन कैसा, असंतृप्त। 3 चम्मच डाल दी, असंतृप्त। चौथी चम्मच जैसे ही हमने डाली फिर हमने देखा कि अब चीनी उसमें नहीं घुल रही, तो अब हमारा संतृप्त विलयन बन गया, यानी कि असंतृप्त जो था अभी तक वो किसमें चेंज हो गया, संतृप्त विलयन में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे वो भी लिख लें, ठीक है, कि जब किसी जो है विलयन में विलेय की अधिक पदार्थ की मात्रा से कम मात्रा उपस्थित हो तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। या इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी विलायक में अधिक से अधिक मात्रा में घोले जा सकने वाले विलेय पदार्थ की कम मात्रा उपस्थित होने पर प्राप्त विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसको कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जो भी परिभाषा सही लगे बच्चों को वो जो है बच्चे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। आशा कर रहे हैं कि ऐसा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक रह गया है असंतृप्त विलयन, वो अति संतृप्त विलयन। देखें भाई, अति संतृप्त विलयन को भी देख लेते हैं, क्या है ये अति संतृप्त विलयन। 5वीं हेडिंग है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको कहेंगे हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको कहेंगे। अति संतृप्त का मतलब क्या हो गया, इसको उदाहरण से समझें। जैसे हमने जो है हमने क्या लिया, वही 1 गिलास पानी लिया, उसमें जो है जितनी भी चीनी अधिकतम घुल सकती थी घोलकर हमने उसका जो है संतृप्त विलयन तैयार कर लिया है। अब हम क्या करें, संतृप्त विलयन हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करें, थोड़ा सा अगर उसको हम गर्म करें, नीचे से थोड़ा बॉयल करें, उसको हीट करें, तो हम देखेंगे जो तली में चीनी बैठी है वो कुछ और मात्रा में घुल जाएगी, यानी कि वो घुलना प्रारंभ कर देगी। तो इस प्रकार जब चीनी जो नीचे तली में बैठी हुई है गर्म करने पर और घुल गई, उसमें संतृप्त में जितनी घुली थी उससे और ज्यादा घुल गई, तो इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होगा उसको हम क्या कह देंगे, अति संतृप्त विलयन कह देंगे। बस बात खत्म, ठीक। तो इसको हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक घुल जाती है, उस विलयन की संतृप्तता से और अधिक विलेय जो है उसमें घुल जाता है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो परिभाषा बताई ये लिख सकते हैं। बात बाकी सभी बच्चों के पास केमिस्ट्री की बुक होगी तो बुक में ऐसी परिभाषा लिखी होगी। ये परिभाषा तो कई तरीके से लिखी है, किताबें कई मिल जाएंगी, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, मॉडल मिल जाएंगे, लेकिन एक समझाने वाला टीचर जो है ठीक बेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है, जो हमें जो है उन किताबों में लिखी हुई लाइनों को डिकोड कर सके, उन्हें अच्छे से सरल शब्दों में समझा सके और उन बातों को हमारे माइंड में सेट कर सके, ठीक है।
तो ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। आगे इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे समय के साथ, लेकिन अभी जहां तक है ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो है हमारी बातों को भली भांति समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसको एक बात और समझा देते हैं, जैसे संतृप्त विलयन में जितना विलय घुला है, अगर उसको और गर्म किया जाए तो गर्म करने पर विलय पदार्थ की थोड़ी और मात्रा उसमें घुल जाएगी। तो संतृप्त से जो और ज्यादा विलय घुल गई, विलय पदार्थ की मात्रा घुल गई, तो इस प्रकार जो विलयन हमारा बना है उसको हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अति संतृप्त विलयन की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं लिख लें यहाँ पर। जैसे पहली विशेषता ये होती है कि यह अस्थायी होता है। कैसा होता है? यह एक अस्थायी विलयन है, टेम्परली है, ये अस्थायी विलयन है, ये स्थायी नहीं रहता है, ठीक है। अस्थायी विलयन है। क्यों हमने इसको अस्थायी कहा? जैसे हमने कहा कि जैसे हमने लिया संतृप्त विलयन, ठीक, और संतृप्त विलयन को हमने क्या किया? गर्म कर दिया, इसको हमने हीट कर दिया। केमिस्ट्री में हीट का चिन्ह ऐसे लगाते हैं ट्रायंगल बना के। तो गर्म करने पर इसमें जो विलय पदार्थ नीचे बैठ गया था, संतृप्त से ऊपर हमने अलग इसमें डाल रखा है, तो फिर वो घुलना शुरू हो जाएगा, इससे बन जाएगा अति संतृप्त विलयन। क्या बन जाएगा? अति संतृप्त विलयन, इससे बन जाएगा, ठीक, अति संतृप्त विलयन बन जाए। गर्म करने पर जो है संतृप्त विलयन अति संतृप्त विलयन में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको ठंडा होने के लिए रख दें, इसको ठंडा होने के लिए रख दें, तो ये वापस तुम्हारे जो है संतृप्त विलयन में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये कैसा है? अस्थायी है, टेम्परली है, कुछ समय के लिए बनता है। जब जो है अति संतृप्त विलयन को ठंडा किया जाता है तो अति संतृप्त विलयन पुनः जो है संतृप्त विलयन में बदल जाता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अति संतृप्त विलयन अस्थायी होते हैं, ठंडा करने पर वापस ये संतृप्त विलयन में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को लिख लें, इस बात को स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। चलें, अच्छा, इसको ऊपर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार के क्या हो गए? विलयन हो गए, ठीक है। 5 प्रकार के हो गए ये, मतलब विलय की मात्रा के आधार पे। तनु विलयन, सांद्र विलयन, ठीक है, विलय अधिक मात्रा में है तो सांद्र विलयन, कम मात्रा में तो तनु विलयन। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ये हमने 5 प्रकार के जाने। अब हम जानेंगे विलायक की अवस्था के आधार पर, बी वाली हम जानेंगे हेडिंग, विलायक पदार्थ की अवस्था के आधार पर। देखें, विलायक पदार्थ की अवस्था के आधार पर कैसे जानेंगे? बी वाली, ठीक है, बी वाली हेडिंग देख लेना, विलायक पदार्थ की अवस्था के आधार पर। इस अवस्था पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। विलायक की अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हम यहाँ पे लिखेंगे ठोस विलयन, पहला हम क्या लिखेंगे? ठोस विलयन, और दूसरा हम यहाँ पर लिखेंगे गैसीय विलयन या गैस विलयन, ठीक है, गैस विलयन। तीसरा जो होता है वो होता है, कौन सा होगा? द्रवीय विलयन या द्रव विलयन, ठीक है। देखें, सीधी सीधी बात है कि विलायक की अवस्था के आधार पर है। किसके आधार पर है? विलायक। अच्छा, विलायक समझ गए होंगे कि जो विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में वो विलायक, जो कम मात्रा में विलय है। अच्छा, विलायक को हम क्या कहते हैं? घोलक। क्या कहते हैं? घोलक। घोलने वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं और घुल जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं, ठीक। तो विलायक की अवस्था के आधार पर है, विलायक की अवस्था के आधार पर, ठीक। तो ठोस विलयन में क्या होगा? विलायक ठोस अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? विलायक ठोस होगा, ठीक। और यहाँ पर विलायक कैसा होगा? गैसीय अवस्था में है तो गैस अवस्था में होगा, और यहाँ पर विलायक कैसा होगा? अपनी द्रव अवस्था में होगा। इस बात को ध्यान रखें। अच्छा,
नीचे एक पॉइंट लिखे नोट करके, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने बता दिया कि विलायक जो है ठोस, गैस और द्रव अवस्था में है तीनों प्रकार, लेकिन विलय किस अवस्था में होगा? तो विलय जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। यहाँ पर विलय हमारा ठोस, द्रव, गैस भी हो सकता है, यहाँ पर भी ठोस, द्रव, गैस, और यहाँ पर भी ठोस, द्रव, गैस। तो नीचे लिखेंगे कि तीनों ही प्रकार के विलयन में, ठीक है, तीनों ही प्रकार के विलयन में, तीनों ही प्रकार के विलयन में विलय पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। विलय पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सभी बच्चे जानते ही होंगे, ठोस, द्रव तथा गैस। तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, ठीक है, अवस्थाओं में हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीनों ही प्रकार के विलयन में विलय पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार हो गए? तीन प्रकार के, ठोस विलयन, गैस विलयन और द्रव विलयन। ठोस विलयन में विलायक ठोस अवस्था में, गैस विलयन में विलायक गैस अवस्था में, द्रव विलयन में विलायक द्रव अवस्था में। तीनों ही प्रकार के विलयन में विलय पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, ठीक। चलिए, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अगला हम जानेंगे विलय तथा विलायक दोनों की अवस्थाओं के आधार पर, ठीक है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर कुछ पहले बताना चाहेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, जैसे यहाँ पे मान के चलो हमने ले लिया ठोस, ठीक। अब इस ठोस से तीनों प्रकार के क्या बन सकते हैं? विलयन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने विलायक लिया, ये क्या लिया? विलायक। विलायक पदार्थ की ठोस अवस्था में है, ठीक। अब जैसे विलय हमने यहाँ पे जैसे ठोस ले लिया, यहाँ पे हमने द्रव ले लिया, यहाँ पे हमने गैस ले लिया, ठीक। तो इस तरीके से क्या बन जाएंगे? यहाँ पे विलयन बनेंगे अपने अपने, ठीक। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम यहाँ पे क्या करें, जैसे अब हम विलायक ले लें द्रव अवस्था में, क्या ले लें? विलायक ले लें पदार्थ की द्रव अवस्था में, ठीक। तो इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। यहाँ पर अब हम जो है द्रव अवस्था में ले लें, यहाँ पे ठोस अवस्था में ले लें, और यहाँ पर गैस अवस्था में ले लें। तो इस तरीके से ये कितने प्रकार के विलयन बन गए? 6 प्रकार के। उसी प्रकार से तीसरा यहाँ पर हम ले लें, तीसरा यहाँ पे कौन सी रहेगी? गैस अवस्था, ठीक। गैस अवस्था में भी वही हम करें, ठीक। जैसे यहाँ पर हम ठोस में ले लें, यहाँ पर हम गैस में ले लें, ठीक है, और यहाँ पे द्रव में ले लें। तो 3 प्रकार के विलयन ये बनेंगे। तो 3 टाइप के यहाँ पर बने, 3 टाइप के यहाँ पर बनेंगे, और 3 ही टाइप के यहाँ बनेंगे। टोटल 9 प्रकार के विलयन बनेंगे विलय तथा विलायक दोनों की अवस्थाओं के आधार पर, ठीक है। इसमें विलय और विलायक दोनों की अवस्था के आधार पर लिया हमने, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि उससे हमारा समय बच जाएगा, ठीक है। ऐसे हम थोड़ा बताएंगे तो इसमें समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे जब हम उसको ऐड कर देंगे तो थोड़ा जो है समय बच जाएगा। देखें, अच्छा, देखें इसको, सही है, स्पष्ट दिख रही है? स्पष्ट तो खैर नहीं है, चलो हम सेट किए दे रहे हैं। देखें, अब स्पष्ट दिख रही होगी, ठीक। देखें, तो विलयनों के प्रकार, तो देखो यहाँ पे 9 प्रकार के जो है दे रखे हैं विलयन, विलय तथा विलायक दोनों की अवस्था के आधार पर, ठीक है। देखें विलयनों के प्रकार, देखो यहाँ पर क्या लिया इन्होंने? गैसीय विलयन, ठीक है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। जैसे इस अवस्था में इन्होंने विलायक को लिया जो है किस अवस्था में, किस रूप में लिया इन्होंने? गैस में। और विलय भी कैसा लिया? गैस। तो गैस और गैस वाला अवस्था यानी कि गैसीय विलयन बन गया, ठीक। अच्छा, तो इसके उदाहरण भी हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण,
जैसे हमारी जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है भाई, वायु गैसों का मिश्रण ही तो है, ठीक है। अब उसमें जैसे क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अन्य गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह, जलवाष्प वगैरह है, तो ये सभी गैसों का मिश्रण ही है, ठीक है। अब उसमें हम ये कैसे पता करें कि कौन विलायक है कौन विलेय है, तो हमने क्या बताया था, जो सर्वाधिक मात्रा में है वायुमंडल में, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, यानी कि 78%। तो नाइट्रोजन को आप मान लीजिए एज ए विलायक, और अन्य जितनी भी गैसें हैं वो सब ऐसे विलेय की तरह काम करेंगी। आई बात समझ में? तो नाइट्रोजन यहाँ पर विलायक है, बाद बाकी जितनी गैसें हैं सब विलेय। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अच्छा, विलायक गैस, और इसको हमने ले लिया द्रव अवस्था में, विलेय को हमने द्रव अवस्था में ले लिया। जैसे क्लोरोफॉर्म की वाष्प व नाइट्रोजन का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म की जो वाष्प होती है वो इसका उदाहरण हो गया, ठीक। नाइट्रोजन का मिश्रण हो गया, जलवाष्प का वायु में मिश्रण हो गया, ठीक। जलवाष्प जो H2O होती है वो वायु में क्या है, मिश्रित है। भाई वायु अपने आप में गैसों का एक मिश्रण है, और जलवाष्प यानी कि पानी उसमें उपस्थित है, पानी उसमें उपस्थित है। बादल बनते हैं तो वो बादल कहाँ से, मतलब पानी ही तो होता है, वो तो पानी उपस्थित है, तो वो उसका उदाहरण हो गया। अच्छा, विलायक वही गैस ठोस अवस्था में ले लिया, जैसे ठोस गैस में उदरपातन, धुआं इसका उदाहरण है, ठीक, धुआं इसका उदाहरण है। जैसे वायु में क्या है, वायु में ये गैसें हो गई, और गैसों में कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कहीं पे झाड़ू वाड़ू वगैरह लग रही हो, साफ सफाई चल रही हो, तो उसमें डस्ट उड़ती है, तो डस्ट पार्टिकल्स क्या है, ठोस ही तो हैं। तो वो ठोस आके गैस में मिल गए, तो उनका क्या बन गया, ठोस का गैस में विलयन बन गया, ठीक। कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, आयोडीन का वायु में मिश्रण। आयोडीन जब जलाई जाती है तो उदरपातज हो जाती है, सब्लिमेशन हो जाता है, ठीक। मतलब बिना जो है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो डायरेक्ट वो अपनी ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में चली जाती है, बिना द्रव अवस्था में बदले। अगला देखें तो ये 3 टाइप ये हो गए, ठीक। तो 3 टाइप ये हो गए, और 3 टाइप ये दे रखे हैं द्रव विलयन। यहाँ पे जो विलायक होगा वो द्रव होगा, क्या होगा, द्रव, ठीक। देखें, द्रव को गैस में जैसे मान के चलते हैं, जैसे पानी होता है वाटर, तो वाटर में हम सभी जानते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन और CO2 गैसेस घुली रहती हैं। जलीय जीव जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन CO2 लेते हैं। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में, इस समय जो सीजन चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए जैसे गिलास में करते हैं, उसकी तली से बुलबुले उठते हैं, देखा होगा बुलबुले उठते हैं। तो वो बुलबुले किसके होते हैं, CO2 गैस के होते हैं। किसके होते हैं, CO2 गैस के। तो उस द्रव में गैस घुली हुई, ठीक। वही देखो उसमें लिखा जल में घुली O2 गैस, सोडा वाटर, सोडा वाटर वही मतलब कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। अमोनीकृत जल, अमोनिया को जल में घोल लीजिए तो अमोनिया निकलती है उसमें से। अच्छा, द्रव का द्रव में, एल्कोहल का जल में विलयन, एल्कोहल पदार्थ की द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एल्कोहल को आप पानी में घोलिए तो वो भी द्रव है, ये भी द्रव है, द्रवीय विलयन बन गया। द्रव ठोस, भाई पानी में आपने चीनी घोली, चीनी पदार्थ की कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था में था। नमक घोला, नमक पदार्थ की कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, तो ठोस का द्रव में विलयन बन गया, ठीक। तीसरा देखें, ठोस विलयन देखें। ठोस, कब हमने यहाँ पे विलायक लिया, ठोस, ठोस में हमने गैस को मिलाया, विलय यहाँ किस अवस्था में होगा, गैस। जैसे पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, टाइटेनियम द्वारा नाइट्रोजन गैस का अधिशोषण, ठीक है। अच्छा, अगला देखें, ठोस का द्रव। अब जैसे ठोस में कोई हमने द्रव मिलाया, जैसे Hg का Na के साथ अमलगम, सोडियम के साथ अमलगम बनता है। पारा सोने में बेंजीन, ठोस आयोडीन। कोई भी ठोस पदार्थ ले लें, उसमें द्रव मिला लें। साधारण घर में हमारे रोटियां बनती हैं, आटा होता है, आटा कौन सी अवस्था में है, द्रव, वो ठोस अवस्था में, सॉरी। तो उसमें हम पानी मिलाते हैं, तो पानी हमने जब मिलाया तो जब विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, ठोस विलयन ही तो बनेगा, पानी उसमें चला गया। विलय हमने उसमें थोड़ा मिलाया, तो ऐसा तो है नहीं हमने आटा लिया 1 किलो और पानी उसमें मिला दिया 2 लीटर, तो जो आटा है वो ज्यादा मात्रा में, तो इसलिए वो विलायक है। पानी उसमें कम रखा, इसलिए वो विलय हो गया। मड़ा हुआ जो आटा वो विलयन बन गया, जिसको ठोसीय विलयन कहेंगे, ठीक। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, जैसे आटा में आप कुछ और मिला दें, आटे में आप मैदा मिला दें, आटे में आप बेसन मिला दें, ठीक है, या चीनी मिला दें, कुछ भी मिला दें, तो ठोस का क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। यहाँ कुछ केमिस्ट्री के उदाहरण दिए हुए, तांबे और सोने का मिश्रण, तांबे और जिंक का मिश्रण, ये मिश्र धातु में तैयार होती है, ठीक है।
मिश्र धातुओं को तैयार किया जाता है, एलॉय बनती है। ठीक, तो ये हमारे जो है 9 प्रकार के क्या हो गए, विलयन हो गए। ठीक है, 9 प्रकार के ये हमारे विलयन हो गए। चलें, अच्छा अब इसमें देखो ये हमारे जो है आज की क्लास में हमें यही कवर करना था, यही चीजों को हमें पढ़ना था। अब यहाँ पर हम एक चीज और बताना चाहेंगे। चलें, अच्छा वो और देख लें। देखो विलयन जो होता है वो विलायक पदार्थ की, मतलब विलायक जल है या कोई और है। ठीक है, विलायक के रूप में जल को लिया जा रहा है या किसी अन्य को लिया जा रहा है, इस आधार पर विलयन 2 प्रकार का होता है। द वन इज जलीय विलयन। ठीक है, द वन इज जलीय विलयन, यानी कि इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरा होता है निर्जलीय। दूसरा कौन सा होता है, निर्जलीय विलयन। तो एक ये हमारा हो गया निर्जलीय विलयन। तो जलीय विलयन यानी कि जब विलायक जल हो, विलायक क्या हो, जल, विलायक के रूप में जल काम करे। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जलीय विलयन कहेंगे। और जब विलायक जल ना हो, विलायक जल के अतिरिक्त कोई और हो, ठीक है, जल के अतिरिक्त H2O के अतिरिक्त कोई और, H2O के अलावा, ठीक है, H2O के अलावा यहाँ पे कोई और हो, ठीक है, H2O के अलावा कोई अन्य, कोई अन्य, जैसे मान के चले अपने केमिस्ट्री में ही यूज करते हैं, जैसे ईथर। ईथर को ऐसे जो है कार्बनिक विलायक के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे एल्कोहल, जैसे एल्कोहल, जैसे क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म को भी ऐसे जो है विलायक के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, जैसे फार्मेलिन वगैरह हो गया, कई सारे हो गए, तो कई सारे हैं, तो इनको ऐसे जो है विलायक के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक, तो जल को विलायक के रूप में इस्तेमाल में ले रहे हैं। ठीक है, और तब हमारा जो विलयन हमने तैयार किया किसी विलय पदार्थ को घोल के, तो ऐसा विलयन जलीय विलयन कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। और जल के अतिरिक्त कोई दूसरा विलायक के रूप में ले रहे हैं, जल को नहीं ले रहे हैं, जैसे ईथर को, एल्कोहल को, क्लोरोफार्म को या अन्य कोई कार्बनिक यौगिक को, तो उसे हम कहेंगे निर्जलीय विलयन, यानी कि अनएक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमारा निर्जलीय विलयन होगा। ज्यादातर विलयन में विलायक के रूप में जल को इस्तेमाल में लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा वाटर है, जीवन है, ठीक है, जिसकी वजह से जीवन है पृथ्वी पर, वो एक उत्तम विलायक है। कैसा विलायक है, उत्तम विलायक है। इट इज ए गुड सॉल्वेंट। ठीक है, ज्यादातर जो वस्तुएं, जो विलायक होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो आसानी से जल में घुल जाते हैं और ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। ठीक है, हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ये चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ठीक, चलें, अच्छा तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था कि विलयन क्या है, विलयन के प्रकार क्या हैं, विलयन के घटक क्या है। ठीक है, जल्दी से रिकैप किए लेते हैं 2 मिनट में। आज हमने जाना विलयन क्या है। तो हमने जाना कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन कहते हैं। विलयन के घटकों के बारे में जाना कि विलयन सामान्यतः 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय तथा विलायक। घुलने वाले पदार्थ को हम विलेय कहते हैं, जबकि घोलने वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं। या ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में है वो विलायक है, जो कम मात्रा में है वो विलेय। अच्छा, सामान्यतः विलयन में 2 ही घटक होते हैं। ऐसे विलयन जिनमें 2 घटक होते हैं उनको द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, बाइनरी जो है सॉल्यूशन कहते हैं। और जिनमें 3 विलयन होते हैं, ठीक है, जिनमें 3 विलयन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्राइनरी, टर्नरी जो है सॉल्यूशन कहते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है। ठीक, फिर हमने जो है विलयन के घटकों के बारे में जान लिया। ठीक है, उसके बाद हमने जाना विलयन के गुण की यह एक समांगी मिश्रण है। विलयन में सभी संघटकों का संगठन एक जैसा होता है सभी स्थानों पर। विलयन के कणों का आकार 10 की पावर -8 से 10 की पावर 8 के बीच होती है। विलयन के घटकों को आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। फिर हमने विलयनों के प्रकारों के बारे में जाना। 3 आधारों पर इनको बांटा गया है, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलायक की अवस्था के आधार पर
और विलेय तथा विलायक दोनों की अवस्थाओं के आधार पर। हमने जाना विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर तनु विलयन और सांद्र विलयन, यानी कि जब विलयन में विलेय पदार्थ कम मात्रा में हो तो तनु विलयन, अधिक मात्रा में हो तो सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन के बारे में जाना कि जब किसी विलायक में अधिक से अधिक यानी कि अधिकतम मात्रा में विलेय को घोलकर जो विलयन तैयार किया जाए उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, जब किसी विलयन में संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ से कम मात्रा उपस्थित हो, विलेय पदार्थ की कम मात्रा उपस्थित हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, फिर हमने जाना अति संतृप्त विलयन। ठीक है, कि जब हम किसी संतृप्त विलयन को गर्म करें तो गर्म करने पर संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा और उसमें घुल जाती है तो उसे हम असंतृप्त कहते हैं। यह एक अस्थायी विलयन है, गर्म करने पर ये जो है जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म करेंगे तो वो अति संतृप्त में बदल जाएगा, ठंडा करने पर वापस जो है संतृप्त हो जाएगा। फिर विलायक की अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के जाने, ठोस विलयन, गैस विलयन और द्रव विलयन। तीनों ही प्रकार के विलयन में विलेय पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। फिर हमने जाना कि विलेय तथा विलायक दोनों की अवस्थाओं के आधार पर ये 9 प्रकार के हो गए, इसको हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक, अच्छा 8वें नंबर पे हमने जलीय विलयन और निर्जलीय विलयन के बारे में जाना। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जो अन्य हेडिंग्स हैं, अन्य जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानेंगे कि विलयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जाता है, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां, जिसमें हम क्या जानेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत जानेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, आयतन परसेंट जानेंगे, द्रव्यमान आयतन परसेंट को जानेंगे। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर हमारा पसंद आया हो, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने ही जैसे जो है पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसको शेयर करें और लेक्चर को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।